जहां पर भी वो चंद्रमा होगा उसका आपको हाउसेस का नंबर कैलकुलेट करना है, कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा चंद्रमा नंबर 2 हाउस में था पहले जब मैं हम्म, पैदा हुआ था, और आज हम्म। नंबर 8 हाउस में है, तो 2 और 8 के बीच में 6 का डिफरेंस है, राइट। तो आप देखिए कि एक गाय खड़ी है, वो 10 लोग निकल जाते हैं, किसी को कुछ नहीं करती, वो एक ही को आके हिट करती है। वो एक ही के पास आके उसे क्यों हिट करती है? अब उसका कुछ ना कुछ उससे डेफिनेटली कार्मिक कनेक्शन होता है। बहुत सारे लोग आपको सामने से आते नजर आते हैं जब किसी मार्केट में या रोड पे चल रहे होते हैं, पब्लिक प्लेस पे। कुछ लोगों की ऑरा, कुछ लोगों को देख के बड़ा आप अच्छा महसूस करते हैं, बड़ा प्लीजेंट सा फील करते हैं। कुछ लोगों को देख के लगता है कि पता नहीं ये कौन है। मतलब एक जो एक्चुअली ये हमारे प्लैनेट्स होते हैं जो हमें किसी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ये प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, और यही इन्फ्लुएंसेस जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसके साथ ही आते हैं। आपने हैंड का बता दिया, जिससे मैं समझ गया कि कुछ लाइंस हैं, और आपने बताया कुछ कुछ चीज़ें जो उठी हुई हैं आपकी, उससे बहुत कुछ डिफाइन होता है आपका। और जितना उभरा हुआ होगा यूजुअली उतना बेहतर होगा, जैसे आपने बताया, और जितना कम कटा हुआ होगा उतना स्टेबल है शायद जो हैंड है। अब अगर किसी को फेस के बारे में थोड़ा सा समझना है, क्योंकि फेस रीडिंग तो एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो मतलब इस विज्ञान को जानते हैं। एक्चुअली हमारे शरीर में जो चक्रास होते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर जो चक्र 7 चक्रास होते हैं, उनको ये जो रंग है वो आकर्षित करते हैं। किसी की कुंडली में गुरु कमजोर है, उसे पुखराज बोल दिया। सूर्य कमजोर है, उसे माणिक बोल दिया। चंद्रमा ठीक नहीं है, उसे मोती बोल दिया। बुध ठीक नहीं है, उसे पन्ना बोल दिया। शनि कमजोर है, उसे नीलम या उसका जो लाजव्रत है वो कुछ सब्सटीट्यूट या नीली उसको पहना दिया। सब्सटीट्यूट भी होते हैं। तो ये ग्रहों के होता है, राहु का भी होता है, ठीक है, केतु का भी होता है। इनके भी स्टोन्स हैं, इन सबके स्टोन्स हैं, प्लैनेट के रंग के अनुसार स्टोन्स हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बात की है एस्ट्रोलॉजर शालिनी जी से। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स को जानना है, अगर आपको ये जानना है कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा और आप खुद वो पढ़ना चाहते हैं, अगर अपनी खुद की कुंडली कैसे पढ़ते हैं वो आप जानना चाहते हैं, अगर आपको कोई लड़की पसंद है, आपको कोई लड़का पसंद है और आप उससे अपना मैच देखना चाहते हैं कि आपका अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, और वो कैसे करते हैं एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से वो जानना चाहते हैं, आपको किसी से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए वो जानना चाहते हैं, आप पैसा ज़्यादा कमा पाएंगे या कैसे कमा पाएंगे वो जानना चाहते हैं, वास्तु शास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि जिन जिन प्रॉब्लम्स के लिए हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं वो सब कुछ आप खुद से कैसे कर सकते हैं, खुद से एक मिनी एस्ट्रोलॉजर कैसे बन सकते हैं, अगर आप वो सब जानना चाहते हैं तो इस कन्वर्सेशन को आप बहुत एंजॉय करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंजॉय द कन्वर्सेशन। ओके, सो मैम, आपने बोला वैदिक एस्ट्रोलॉजर है आप, तो क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजर क्या होता है स्पेसिफिकली? वैदिक एस्ट्रोलॉजर होता है जो हमारा जो इंडियन एंशियंट सिस्टम है, हमारा जो, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में कि 1 जनवरी से मार्च के बीच का जो जिनका जन्म है उनका ये राशि है मार्च से। ये सन बेस्ड सिस्टम होता है। हमारा जो सिस्टम है, जो इंडियन सिस्टम है, वो वैदिक है। हम मून बेस्ड पर चलते हैं, चंद्रमा पर आधारित पर हम चलते हैं। जब किसी का जन्म होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वहां से उसकी दशाओं की गणना होती है। तो ये हमारा वैदिक इंडियन सिस्टम। तो ये मैं ऐसे एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो बाहर के जो लोग हैं, वेस्टर्न लोग हैं, वो सन को मान के पूरी सन एस्ट्रोलॉजी बेस्ड। करते हैं, या सन बेस्ड। एग्जैक्ट। और अपने इंडिया में मून को के बेसिस पे पूरी एस्ट्रोलॉजी होती है, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ओके, ठीक है। सो बिल्कुल। मैम, आप लोगों के लिए एक बार एस्ट्रोलॉजी क्या है उसको ब्रेक करेंगे? मतलब जैसे मुझे पता है कि प्लैनेट्स होते हैं, कुछ घर होते हैं जिस घरों में जाके प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, तो ओवरऑल पहले आप थोड़ा उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है, आप बताइए कि एस्ट्रोलॉजी होता क्या है, ज्योतिष क्या है, बेसिकली ये विद्या क्या है। और फिर अगर आप थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में बात कर पाए, घरों के बारे में बात कर पाए, एक आइडिया दे पाए किसी भी बिगिनर को, तो उन लोगों के लिए अच्छा होगा। एस्ट्रोलॉजी से साइंस ऑफ स्टार्स, ठीक है। जो तारामंडल में जो बहुत सारे आप देखते हैं, बहुत सारे तारे हैं। अब उसमें से कुछ स्पेसिफिक हैं। जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो एक भौगोलिक स्थिति होती है, एक लगन उदय होता है। आपको थोड़े से वर्ड टिपिकल लगेंगे बट एक्चुअली हम इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। एक लगन उदय होता है, उस 12 घर की एक कुंडली बनती है जिसमें से जो लगन उदय होता है उसे हम असेंडेंट कहते हैं। वो उस इंसान की नेचर को दिखाता है। तो इस तरह से जो उस वक्त जो ग्रह स्थिति होगी, जैसे आज के टाइम में शनि कुंभ राशि में है, तो अगर आज कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कुंडली में शनि कुंभ में होगा। इसी तरह से जो बाकी ग्रह स्थिति अभी जैसे चल रही है, मीन के गुरु हैं या जो भी जो और प्लैनेट्स हैं,
वो उसकी कुंडली बन जाएगी। अब क्योंकि हमने जैसे शुरुआत की थी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो उसका दशा का निर्धारण करता है। यानी कि अभी जो बच्चा जन्म लिया उसका चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो उसके बाकी का जो लाइफ स्पैन है, जो उसका आगे आगे की जिंदगी जो है, उसकी स्पैन जो है, उसको डिसाइड करेगा कि कब क्या होगा, कैसे होगा। और ये एक टेस्टेड, ऐसा नहीं है कि हम ये कुछ कपोल कल्पित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, ये कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से हुई है। ये हम में से किसी ने भी इसकी शुरुआत नहीं की। तो ये एक वैदिक और टेस्टेड और अब तक माना गया एक संहिता है, संविधान है, विज्ञान है। तो मैम मतलब अगर इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे डिटेल में, क्योंकि आई थिंक इसमें बहुत कुछ है समझने के लिए। तो आपने जो बताया कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो स्टार्स के बेसिस पे एक साइंस है, जिसके बेसिस पे आप किसी की लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसी रहेगी लाइफ। अभी आपने बहुत सारी टर्म्स यूज किए, आपने बताया कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, तो उन सबको भी ब्रेक करना पड़ेगा। बट अगर आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बताएं किसी को भी, अगर हम्म। एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो जैसे आपने बताया 12 घर होते हैं, तो ये 12 घर से शुरू करते हैं। ये 12 घर क्या है, मतलब एग्जैक्टली इसका क्या लॉजिक है? देखिए, जो 12 घर होते हैं जिसमें से हमने शुरुआत अभी लग्न से की, जिस वक्त किसी बच्चे का जन्म हुआ उसको हम असेंडेंट यानी कि लग्न लेते हैं, वो पहला घर हुआ। दूसरा घर जो होता है किसी भी कुंडली में, वो उसका वाणी का, कुटुंब का, पैसे का घर होता है। अब कोई अपना फाइनेंशियल्स पूछता है तो हम उसका दूसरा घर देखते हैं। तीसरा घर उसके छोटे भाई बहनों का होता है और उसके करेज का होता है। चौथा घर उसका खुद का घर, पारिवारिक सुख, उसकी माता के बारे में बताता है। पांचवा उसकी शिक्षा के बारे में, उसके सोच के बारे में बताता है। पूर्व जन्म का भी बोला जाता है पांचवा घर। छठा घर उसकी बीमारी का होता है, उसकी जॉब का होता है, उसके शत्रुओं का होता है, लोन्स के जैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आते हैं, उसमें छठे घर का बड़ा रोल होता है। सातवां घर सबसे इंपॉर्टेंट हम बोलते हैं, उसको मारक घर बोलते हैं, और वो स्पाउस स्थान है, यानी कि पत्नी या पति का घर भी सातवां घर होता है, उसे हमने मारक भी बोला है। और आपका पार्टनरशिप का, पार्टनर्स का, अगर आप बिजनेस करते हैं तो सेवंथ हाउस होता है। एट हाउस थोड़ा सा लोगों को डराने के लिए अक्सर यूज किया जाता है, आठवां घर। ये छुपी हुई चीजों का होता है, इसको जैसे गूढ़ विद्या है, रहस्य है, डीप स्टडी है। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि हम रिसर्च में जाना चाहते हैं, एजुकेशनल में देखें तो उसको हम रिसर्च से काउंट करेंगे। कोई पूजा पाठ कर रहा है तो हम उसे सिद्धि से देखेंगे। बाकी ये एक ऐसा स्थान है जिसको थोड़ा समझदारी से प्रिडिक्ट करना पड़ता है। आठवां घर मिस्टीरियस हाउस भी बोलते हैं इसको। नवा घर भाग्य का घर होता है, भाग्य भाव पिता के बारे में बोला जाता है। लॉन्ग जो जर्नीज है उसका नाइन्थ हाउस होता है। टेंथ हाउस आपका कर्मा है, कि आप क्या करते हैं। ये आपका टेंथ हाउस है, आप उसमें बैठा ग्रह बताता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, उससे रिलेट करता है। 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन का होता है, लाभ भाव बोलते हैं। बिजनेस करना चाहते हैं और 11वां भाव तो जरूर एक्टिव होना चाहिए। 12वां भाव जो होता है आज के दौर में सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि विदेश को दिखाता है, व्यय को दिखाता है, एक्सपेंसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। ये बेसिक्स होते हैं जो हम इन घरों से देखते तो ये जो 12 घर हैं, इसमें आपने बताया कि जो पहला घर है वो लगन का घर है। तो लगन का घर मतलब जहां से शुरुआत हो रही है उस घर को हैं। लगन का एग्जैक्टली घर बोलते हैं। तो हाँ। आज अगर कोई पैदा हुआ है, या अगर कोई हम्म, आज से 2 महीने बाद पैदा होगा, या कुछ हम्म। टाइम बाद पैदा होगा, तो ये घर कैसे चेंज होता है, मतलब पहला घर कैसे बदलता है? देखिए, पहला घर जो लगन है ये चेंज होता रहता है। लगन का अभी जो लगन है 2 घंटे, 2.5 से 3 घंटे के बाद लगन चेंज हो जाएगा। तो लगन चेंज होता रहता है। लगन एक्चुअली जो असेंडेंट कहते हैं उसको, ये ना पर्सनालिटी है। असेंडेंट को देख के एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को समझा जा सकता है कि वो उसकी क्या नेचर है, क्योंकि वो इंडिविजुअल, एक्चुअली हम इसको मस्तिष्क से रिलेट करते हैं असेंडेंट को, कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। अब जैसे किसी की कुंडली में अगर मंगल बैठा है तो हम उसको बोलेंगे वो मांगलिक है, साथ साथ वो जल्दबाजी करने वाला का स्वभाव होगा। तो उसकी जो ट्रेट्स होते हैं वो हम उसको उसके लगन से देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट असेंडेंट होता है, क्योंकि बेसिकली पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। तो जो दूसरा इसमें मेन एस्पेक्ट है वो शायद प्लैनेट्स का होता है। मतलब हमने हाँ। घर डिफाइन किया, फिर प्लैनेट्स का होता है। तो अगर आप थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में भी बता पाएं, और प्लैनेट्स का और इन घरों का, बेसिकली हाउसेस का और प्लैनेट्स का क्या रिलेशन है, किस तरीके से उसके बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट करते हैं, अगर आप थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसके बारे में भी दे पाए। हाँ, देखिए 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में से दो तो छाया ग्रह हैं, राहु केतु। इनको कोई हाउसेज इन्वॉल्व नहीं होते, इनको कोई नहीं बोला जाता इनके कोई पर्टिकुलर हाउसेज है, क्योंकि बाकी सबके होते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगी। दो प्रकाशिक ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा।
ठीक है, 4 ये हो गए, राहु केतु हो गए, आपने सुना होगा नाम। सूर्य चंद्रमा प्रकाशिका यानी कि बाकी प्लैनेट्स को लाइट देते हैं। बाकी जो आते हैं मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र, शनि, बाकी ग्रह होते हैं ये। ठीक है, तो ये जो ग्रह हैं ये सबकी इंडिविजुअल नेचर है, सबका नेचर है। अब जैसे सूर्य है, आप अगर इनकी पौराणिक कथाओं में अगर थोड़ा सा जाएंगे तो इनके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। सूर्य बेसिकली आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रोलॉजी में अगर कहीं किसी हाउस में सूर्य बैठा हुआ है तो हम ये देखेंगे कि उस इंसान का मोरल्स कैसा है, उसकी थॉट प्रोसेस कैसा है, उसका मतलब मोरल्स बेसिकली आत्मा को दिखाता है। चंद्रमा उसकी मन को दिखाता है। कुछ लोग बड़े फिक्सिंग माइंड होते हैं, कुछ लोग बड़े स्टेबल माइंड होते हैं, वो उसके चंद्रमा को देखकर पता लगाया जा सकता है। मंगल उसकी एनर्जी है, मंगल एक एक्चुअली एक एनर्जी है। जुपिटर इंटेलेक्चुअल है, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ। जुपिटर उसका विवेक हो गया। बुध उसका जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो बुध है, जिसको हम नर्वस सिस्टम से भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रिलेट करते हैं। शुक्र उसकी जो एक दुनिया के प्रति एक चाह है, वो शुक्र है। शनि उसका कर्म है, हर व्यक्ति का कर्म है। शनि हो गया कर्म कारक ग्रह। तो हर ग्रह की अपनी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और बिना इन 9 ग्रहों के कहते हैं ना कि एग्जिस्टेंस ही नहीं पॉसिबल होती है, क्योंकि हर ग्रह का हर इंसान में विशेष होता है। किसी इंसान में थोड़ा सा किसी ग्रह का प्रभाव ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, बस ये फर्क होता है जो हम कुंडली से जांच पाते कुंडली पे आएंगे मैम, क्योंकि वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जैसे आपने बताया कि 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं, 12 घरों में आपने सारे घरों का जो एक एक नंबर है उससे क्या डिटरमाइन होता है आपने वो बताया। आपने ये भी बताया कि सारे ग्रहों का, हर एक ग्रह का क्या मेन सिग्निफिकेंस है। तो अब मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि जो एक ग्रह है वो पर्टिकुलर एक घर में बैठ गया है, और वो इतने टाइम से बैठा हुआ है, इसलिए किसी की किस्मत अच्छी नहीं चल रही है या किसी का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, मतलब ग्रहों का और हाउसेस का बीच में क्या रिलेशन है बेसिकली? हैं। देखिए होता क्या है कि हर प्लैनेट को, अब जैसे शुरुआत मंगल से कर, मंगल को 2 मिले हुए हैं, मेष और वृश्चिक मंगल को मिला हुआ है। ये 2 हाउसेस मंगल के। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मंगल के रिजल्ट मेष में भी वैसी है, वृश्चिक में भी वैसे हैं। दोनों के लॉर्ड मतलब मंगल होते हैं। मेष राशि का लॉर्ड भी मंगल है, वृश्चिक का भी मंगल है। बट जो रिजल्ट ज्यादा बेटर होंगे वो वृश्चिक के होंगे, क्योंकि वृश्चिक 8वां घर मैंने आपको बताया था ना। एक एक माइंड में ना अज्यूम करें काल पुरुष की कुंडली, जिसमें कि मेष लगन हो गया, 12 मतलब 1 से लेकर 12 तक लिख लें आप। ठीक है, तो 8वां 8 में आ गया। 8 जो हो गया वो भी मंगल का है और असेंडेंट भी मंगल का हो गया, मतलब 1 एंड 8 मार्स हो गया। अब दोनों का नेचर अलग हो गया। अब मंगल बैठ गया, अगर सब सपोज अगर असेंडेंट में प्लेस्ड हो गया, लगन में बैठ गया, तो उसकी नेचर अलग होगी। अगर वो 8 में बैठ गया तो उसकी नेचर अलग होगी। अब है मंगल एक ही, लॉर्डशिप उसके पास 2 है, हाउसेस उसको 2 मिले हैं, पर वो क्योंकि 8 में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति आप देखिए जिसका मेष लगन है और मंगल 8वें घर में बैठा है, वो क्वाइट एडजस्टेबल इंसान हो, उसके साथ रहने वाले लोग खुश होंगे। और जिसके लगन में मंगल बैठ गया, उसके साथ में रहने वाले लोग थोड़ा परेशान रहेंगे, क्योंकि उसे लगेगा कि हर काम जल्दी किया जाए, उसको थोड़ा जल्दबाजी की उसकी नेचर रहेगी, और डिसीजन मेकिंग भी बहुत बढ़िया नहीं रहेगी। तो ये बेसिक सिर्फ एक प्लैनेट से मैंने आपको बताया, ऐसे ही बाकी सारे ग्रह हैं। तो आप ये बोल रहे हैं कि जो मंगल है वो 2 ही ग्रहों में बैठ सकता है और किसी ग्रह में नहीं जा सकता, नहीं 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 और किसी नहीं हाउस नहीं, में ये नहीं तो जा उसके सकता? ओन हाउस है। ओन नहीं, हाउसेज है अब ये उसके? ओके। ये उसके अपने घर हैं, ये उसके ओन हाउसेज हैं। इसके अलावा अगर वो सेकंड हाउस में बैठेगा, इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगी। थर्ड फोर्थ जिस भी हाउस में जाएगा इंटरप्रिटेशन चेंज होगी, क्योंकि वो जिसके घर में बैठेगा। ये देखना जरूरी होगा कि क्या वो प्लेनेट उसका फ्रेंडली है या एनिमी है, ये भी देखा जाता है। अब सपोज मिथुन राशि है, मिथुन का जो लॉर्ड है वो बुध ग्रह है। ठीक है, मंगल एंटी प्लैनेट है उसका। तो मंगल अगर बुध के घर में बैठ जाता है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हम नहीं करेंगे, बहुत उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि वो शत्रु के घर में बैठ गया। ग्रहों की भी आपसी मैत्री और शत्रुता होती है, इसके हिसाब से प्रिडिक्शंस होती हैं। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि हर एक प्लैनेट का अपना एक हाउस है, जिस हाउस में अगर वो बैठेगा तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर वो एक एनिमी हाउस में जाके बैठ जाता है, मोटा मोटा अगर एग्जैक्टली। हम समझें, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा बेसिकली। हाँ ठीक है। हाँ। तो जो ये मतलब इस पे वापस आएंगे, बट मैं थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ अभी टॉपिक को। तो आजकल जो इंडिया में भी यूथ है, खासकर मेरी एज के जो लोग हैं, मुझसे जो छोटे लोग हैं, वो आजकल सिर्फ जो वेस्टर्न
एस्ट्रोनॉमी है, जिसमें कि सनशाइन आते हैं, पेपरों में भी आता है कि आप कैप्रिकॉर्न हो, आप ये हो वो हो, उसके बेसिस पे ही उनको लगता है कि उनकी लाइफ ऑपरेट कर रही है। अगर, और मेरे को लगता है शायद वो इसलिए भी एडॉप्शन हुआ है क्योंकि वो शायद समझना बहुत आसान है। मतलब वो एक आपकी बर्थ के हिसाब से आपका एक सनशाइन है और उसके हिसाब से आपकी सारी की सारी प्रिडिक्शन है। तो अगर किसी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से समझना है, मतलब नॉट दैट कि उसको एस्ट्रोलॉजर बनना है, बट लेट्स से उसको अपने लिए भी ये चीज समझनी है, तो वो कैसे समझ सकता है? मतलब अगर मुझे सिर्फ ये निकालना है कि मेरे ग्रह जो हैं वो कौन से हाउस में बैठे हो तो मेरे लिए अच्छा है, तो क्या कोई सिंपल तरीका है जिससे कि कोई समझ पाए इस चीज को? हाँ बिल्कुल, बहुत आसान तरीका है। आप अपनी कुंडली उठाइए जो अभी बनी हुई है, अगर सपोज नहीं है पर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अवेलेबल है, आप सॉफ्टवेयर में डालें। ठीक है, क्योंकि मैन्युअली कैलकुलेशन 1 घंटा लेती है, जो कि वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीखा नहीं है ज्योतिष। उससे भी ज्यादा वेरिएशन नहीं है, आपको चंद्रमा मिल जाएगा कहीं बैठा होगा। 1 नंबर में बैठा है मेष राशि है, 2 नंबर में बैठा है वृषभ राशि है, 3 में बैठा है, ये बस देखना पड़ेगा कि जिस नंबर में चंद्रमा बैठा है वो राशि कौन सी। अब सपोज 4 में बैठ गया तो कर्क राशि हो गई, तो राशि देखनी जरूरी है। 12 नंबर तक जांच लीजिए कि कौन सी राशि है। ठीक है, ये पकड़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारा मून बेस्ड सिस्टम है और हमारी जो एक्यूरेसी आती है वो चंद्रमा के आधार पे ही आती है। आपने राशि जान ली अपनी, उसके बाद आप एक काम करें कि आप आज का कुंडली निकालें, अभी की कुंडली निकालें। अभी की कैसे निकालेंगे, जैसे आज की डेट डाली, आपको सपोज अपना आज का दिन देखना है कि आपका आज का दिन कैसा जाएगा। ठीक है, आपने आज की कुंडली निकाली, समय वही डाली है जो आज इस वक्त आपके मन में सवाल आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी 1 बज रहा है, 2 बज, जो भी वही एग्जैक्ट टाइम डालिए, 2023 डाल दीजिए। कुंडली क्लिक कीजिए, एक कुंडली आएगी सामने निकल, उसमें चंद्रमा देखिए कहाँ बैठा है। डेफिनेटली डिफरेंट होगा, जो कि आपकी जन्म कुंडली के चंद्रमा से अलग होगा ना, है ना? अलग होगा, सेम होगा वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, अलग होगा ना। अब हम उसको ना कैलकुलेट करेंगे कि अपने चंद्रमा को आज के आज का हो गया ट्रांजिट, ट्रांजिट के चंद्रमा से कैलकुलेट कीजिए। अगर वो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, सम अगर आ रहे हैं, इवन अगर आ रहे हैं, दैट इज गुड। ठीक है, अगर ऑड आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हैं, आपके दिमाग में आज जो भी कुछ चल रहा है। अगर आपके जन्म चंद्रमा से आज का चंद्रमा 6, 8, 12 आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6, 8, 12 अगर आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि चंद्रमा आपको देखना है आपकी बर्थ के टाइम पे कहाँ था, और चंद्रमा आपको देखना है कि इस मोमेंट पे कहाँ है, और जहां पर भी वो चंद्रमा होगा उसका आपको हाउसेस का नंबर कैलकुलेट करना है, कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर मेरा चंद्रमा नंबर 2 हाउस में था पहले जब मैं हम्म, पैदा हुआ था, और आज हम्म, नंबर 8 हाउस में है, तो 2 और 8 हम्म, के बीच में 6 का डिफरेंस है, राइट? हाँ, इस तरीके से तो ये हम्म, 6 आ गया। तो आप बोल रहे हो वैसे तो इवन अच्छा है, राइट? हम्म, अगर इवन नंबर आ रहा है, और आपने बताया कि 6, 8 और 12, राइट? हम्म, अगर आ रहा है तो आपको ट्रैवलिंग में थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, मतलब प्रिकॉशनरी। हम्म, प्रिकॉशनरी रखना है। ओके, हम्म, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं कि किसी किसी के लिए बोलते हैं कि उसकी तो मतलब किस्मत ही बहुत अच्छी है और हमेशा ही अच्छी रहती है। जैसे फॉर हम्म, एग्जांपल धोनी के लिए सुना जाता था कि उनके स्टार्स ही इतने अच्छे हैं कि मतलब वो जहां हाथ लगाते हैं सोना हो जाता है। आजकल नरेंद्र मोदी के लिए सुना जाता है कि मतलब उनके साइंस स्टार्स ऐसे हैं कि मतलब वो बिल्कुल टॉप पे रहते हैं। तो वो क्या कॉम्बिनेशन है जो इतना मतलब अच्छा चलता है लोगों के लिए, और क्या वो एक ही या दो ही कॉम्बिनेशन है ऐसे? नहीं ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशन अगर आप देखें करोड़ों लोगों की कुंडली में, आपको वो जो कॉम्बिनेशन है जो लीडर्स के चार्ट में होते हैं मिल जाएंगे। ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डेस्टिनी हाउस हर कुंडली का, नवम भाव जिसके बारे में हमने बोला। डेस्टिनी ने आपको दिया, पर अगर आपका लगन कमजोर है, आपका चंद्रमा कमजोर है, आपका सूर्य कमजोर है, ये देखा जाएगा। ये 3 चीजें जरूर देखी जाए। लगन ये मीन्स योर पर्सनालिटी, योर विल पावर, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ये देखा जाए। वो अगर वीक है तो आपको भाग्य में मिला पर आपने पुरुषार्थ नहीं किया, आपने मेहनत नहीं किया, तो नहीं मिलेगा। आपका मोरल्स डाउन है, चंद्रमा या मोरल डाउन मतलब सूर्य कमजोर है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना या कुछ करना, तो सन को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, कमजोर हो गया। मून यानी कि विल पावर भी आपकी कम है, तो आपको जो योग थे वो नहीं मिलेंगे, मतलब जो था पर मिला नहीं आपको। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली क्या होता है, वो होता है दशा, दशा सीक्वेंस, दशा पीरियड। अब किसी को नवम भाव की दशा मिल गई,
इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में। तो आपने डेस्टिनी हाउस की बात की, आपने हाँ। लगन की बात की, लगन समझ आ गया, लगन वो हाउस है जहां पर आप पैदा हुए हो। ये डेस्टिनी हाउस क्या होता है पहले अगर आप वो बता दें, फिर आप वापस से अपनी एक्सप्लेनेशन पे आ जाइए। देखो, हमने जो बात की ना, जो पॉपुलर लोगों के बारे में बात की, फेमस लोगों के बारे में बात, उनकी कुंडली में उनका भाग्य भाव का बड़ा रोल होता है। भाग्य का क्यों रोल होता है? क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हम एक प्रारब्ध के हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशन लिखवा के लेके आते हैं कि हमारा जन्म कब होना है। इट इज ऑलरेडी डिस्टाइंड। ठीक है। अब भाग्य में वो लेके आया बहुत कुछ, पर उसने मैंने कहा कि लग्न लग्न में मतलब उसकी पर्सनालिटी, उसकी सोच, पर उसने वो किया नहीं, तो उसे ओके, कैसे मिलेगा? उसकी विल समझ पावर गया। नहीं, मून वीक, सन मोरल्स खराब, तो कैसे मिलेगा? तो इट मीन्स कि असेंडेंट, मून एंड सन पैरेलली अच्छे होने चाहिए। और जो मैंने कहा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज दशा सीक्वेंस, यानी कि वो समय भी तो मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ लोग पैदा होते हैं, उनकी अच्छी दशाएं खत्म हो जाती हैं, खराब दशाएं शुरू हो जाती हैं। अब योग तो वही मिले उन्हें जो किसी राजा महाराजा को मिलने चाहिए थे, पर दशाएं नहीं मिली। दशाएं नहीं मिली तो वो अच्छे योग होते हुए भी, आप देखिए कुंडली में लोगों के बहुत अच्छे योग होते हैं, पर वो कुछ कर नहीं रहे होते हैं, खाली बैठे होते हैं। वो कहते हैं जी पंडित जी ने तो कहा था राजयोग है, तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। अब वो समय नहीं मिला उनको। समय मतलब टाइम, टाइम पीरियड, लाइफ का टाइम पीरियड, मतलब नहीं, आपने। अच्छा। नहीं, इट्स नॉट अबाउट लाइफ टाइम पीरियड, इट्स अबाउट दशा पीरियड, दशा सीक्वेंस, जो कि हमने नक्षत्र से काउंट की थी। दशा, विंशोत्तरी दशा उसको हम बोलते हैं। वो दशा पीरियड है, कैलकुलेटिव पार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी का। ओके, तो मतलब अगर इसको अभी मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ब्रेक डाउन करूं, तो आप ये बोल रहे हैं कि एक तो वो हाउस है जिसमें आप पैदा हुए, राइट? हाँ। जिस जिस मोमेंट पे आप पैदा हुए तो आपका एक हाउस डिफाइन हुआ जिसको आप लगन बोल रहे हैं। उसके अलावा जिस टाइम पे आप पैदा हुए उस टाइम की एक प्लानिटरी पोजीशंस है, अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग जगहों पे प्लेस्ड है। मान हम्म। लीजिए आपकी प्लानिटरी पोजीशंस बहुत अच्छी हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपका योग तो बहुत अच्छा है आपकी कुंडली के हिसाब से। लेकिन उस योग का फल लेने के लिए, मतलब आपके लिए वो फल दे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लगन कहाँ है, मतलब आपका लगन का जो आपका हाउस है वो कैसा है, वो स्ट्रांग है कि वो स्ट्रांग नहीं है। दूसरी चीज आपने बोली कि मून और सन की पोजीशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी की मून की पोजीशन अच्छी है, सन की पोजीशन अच्छी है, लगन अच्छा है और प्लानिटरी पोजीशंस अच्छी हैं जिस टाइम पे वो पैदा हुआ है, तो जो जो उसके योग में होगा वो उसको मिल पाएगा। तो अगर हम किसी भी फेमस पर्सन की बात करते हैं जिन्होंने बहुत अचीव किया है, तो यूजुअली उनका ये चारों चीजें सही जगह पर बैठी हुई थी। और दशा जो आपने बात की कि उन्हें जो दशा मिलनी चाहिए एग्जैक्टली। थी वो दशा भी उन्हें मिली उस मोमेंट पे। ओके, हाँ। ठीक है, ठीक है। तो मैम एक एक कुंडली पे आ जाते हैं। हम्म। लोग काफी दो तरीके के मैंने लोग सुने हैं। एक वो लोग सुने हैं मैंने जो कुंडली को बहुत मानते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं आई एम श्योर कि कुंडली वही है जो आप प्लानिटरी पोजीशंस की बात कर रहे हैं, उस मोमेंट के हाउसेस की बात कर रहे हैं, वो क्या है वो सब कुंडली में डिफाइन हो रहा है। बट कई लोग बोलते हैं कि यार मैं पैदा हुआ उस समय, मेरी कुंडली में जो भी किसी ने मुझे वो कुंडली बना के दी, मेरे कोई कर्म नहीं थे उस टाइम पे। हम्म। मैंने ना अच्छा किया ना लाइफ में बुरा किया, ना मैंने कोई एक्शन हम्म। किया ना मैंने कोई एक्शन नहीं किया। तो हम्म। कुंडली कैसे डिफाइन करेगी कि मेरी लाइफ कहाँ लेके जाएगी? ये तो मेरे कर्म डिफाइन करने चाहिए, पहले से लिखित तो नहीं हो सकता। तो इस हम्म। जो ये थोड़ी सी एक कंफ्यूजन स्टेट रहती है लोगों के माइंड में, क्योंकि कई लोग जो कुंडली को मानते हैं वो भी सोचते हैं हाँ बात तो सही है, जब किसी ने कुछ किया ही नहीं, वो छोटा सा बच्चा है जिसने कभी कुछ किया ही नहीं, तो आप पहले से कैसे डिफाइन कर दोगे कि उसकी लाइफ कहाँ जाने वाली है? इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, इसको एक्सप्लेन करने का पहले एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी। प्री डिफाइंड होता है, प्री डेस्टाइन्ड होता है। हम जन्म लेते हैं, साथ साथ हम किस घर में जन्म लेंगे, किससे क्या रिश्ता रहेगा, ये प्री डिस्टाइंड होता है, ये एस्ट्रोलॉजी कहती है। अगर एक आम भाषा में एग्जांपल मैं आपको दूं तो कोई अगर ये प्रश्न पूछता है आपसे, तो उससे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप रोड पे चल रहे हैं और आप देखें कि एक गाय खड़ी है, वो 10 लोग निकल जाते हैं, किसी को कुछ नहीं करती, वो एक ही को आके हिट करती है, वो एक ही के पास आके उसे क्यों हिट करती है? अब उसका कुछ ना कुछ उससे डेफिनेटली कार्मिक कनेक्शन होता है। बहुत सारे लोग आपको सामने से आते नजर आते हैं जब किसी मार्केट में या रोड पे चल रहे होते हैं, पब्लिक प्लेस पे। कुछ लोगों की ऑरा, कुछ लोगों को देख के बड़ा आप अच्छा महसूस करते हैं, बड़ा प्लीजेंट सा फील करते हैं। कुछ लोगों को देख के लगता है कि पता नहीं ये कौन है। मतलब एक जो एक्चुअली ये हमारे प्लैनेट्स होते हैं जो हमें किसी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं।
ये प्लानेटरी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, और यही इन्फ्लुएंसेस जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसके साथ ही आते हैं, उस परिवार से जुड़े हुए होते हैं। और अब अगर जैसे ये कहा कि कैसे डिसाइड होगा, वो तो देखो कार्मिक कनेक्शन है। कैसे कि अगर परिवार में 4 लोग हैं, एक व्यक्ति बीमार हुआ, ठीक है, तो बाकी 3 उससे प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। भले ही कितना अच्छा उनका समय चल रहा हो, है ना। जी। तो ये हमारे कर्मों का कनेक्शन है, तभी वो 4 लोग एक घर में जुड़े, ये कार्मिक है, यानी कि ये ऑलरेडी डेस्टाइन्ड है ना। अब जैसे कि अब बच्चे के बारे में जैसे आपने कहा कि उसका आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अब ये डिपेंड करता है उसके दशा सीक्वेंस पे, उसके परिवार का भी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। अगर उस बच्चे ने विदेश जाके पढ़ना लिखा है, तो कहीं ना कहीं उसके फादर की सिचुएशन बेहतर होगी, उसके घर के अर्नर की सिचुएशन बेहतर होनी शुरू होगी, उनके प्लैनेट्स मजबूत होने शुरू होंगे, तभी वो बाहर जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। अगर एक परिवार के 4 लोगों के चार्ट लेके, मेरे पास है ऐसे चार्ट जहां पर जो कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लैनेट है बिल्कुल सेम है, एक कुंडली है पूरे परिवार की, शनि मंगल साथ में, घर के चारों लोगों की कुंडली में साथ में, और उनके साथ जो इंस्टेंसेस हुए हैं वो भी। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं जो ये दिखाते हैं कि क्या क्यों, जैसे आपने पूछा, ये उसका आंसर है। तो मैम क्या तो कर्मों से कुछ भी चेंज नहीं हो सकता? मतलब पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, आपके एक्शंस के ऊपर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये बात सही है कि प्री डिस्टाइंड है, ठीक है, और हमारे साथ जो लिखा है वो होना है। एस्ट्रोलॉजी कहाँ हेल्प करती है आपको कि मेरे पास सपोज एक व्यक्ति आया, उसकी कुंडली मैंने देखी, वो बड़ा अच्छा कर्म करने वाला धार्मिक इंसान है, सब कुछ बेटर कर रहा है, बट उसकी कुंडली में मैं देखती हूँ कि बड़ा आने वाले कुछ महीनों के बाद बड़ी समस्या आ रही है, बहुत ज्यादा दुखी वो रहने वाला है, क्योंकि उसका 868 हाउस का कुछ कनेक्शन आ रहा है, 12th हाउस का कुछ कनेक्शन आ रहा है उसके चार्ट। यानी कि वो प्रारब्ध था, उसने प्रारब्ध में कुछ ऐसा किया जिसके कारण उसको अब ऐसा समय देख, है ना, था, इसलिए देखना है। बट अभी का कर्म तो ठीक है उसके, अभी तक तो ठीक चल रहे थे। तो एज एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर हेल्प करती है कि वो उसको अवेयर करेगी कि देखो ये जो मंथ्स हैं ये आपके लिए खराब आ रहे हैं, ठीक है, आपको इस फेज में क्या करना है। आप पर्टिकुलर पूजा पाठ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, वो उसको बताया जाएगा, उसको सिर्फ रिकमेंड किया जाएगा, बाकी उसको मेंटली वो प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ मेरा ये समय खराब, ठीक है। वो कष्ट उसको अचानक नहीं आए। जस्ट लाइक कि एक सड़क पे जा रहे हैं, एक गड्ढा है, तो कोई आपको बोल देता है कि आप प्लीज संभल के चलना, ये गड्ढा है, कहीं गिर मत जाना, इस काइंड ऑफ। एस्ट्रोलॉजर उसको सिर्फ ये हेल्प करेगा, बाकी उसको वो कर्म भुगतना होगा, दैट इज फैक्ट। तो मैम थोड़ा सा डाइवर्स करते हैं। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमने बात की, प्लैनेट और हाउसेस के बारे में हमने बात की। मैं थोड़ा सा लास्ट में आऊंगा अपनी कन्वर्सेशन पे कि अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो वो कैसे सीख सकता है, बट उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं मेरे माइंड में। एक होती है कुंडली, जो एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे डिफाइन होती है। आप थोड़ा सा कुंडली के बारे में बताइए, फिर थोड़ा सा मुझे फेस रीडिंग और हैंड रीडिंग के बारे में भी आपसे समझना है कि वो क्या साइंस है और उसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं। क्योंकि कुंडली तो समझ आ गया, फिर भी मतलब एक बार को एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे कुंडली बनी, वो आप अभी समझाएंगे तो और डिटेल में समझ आ जाएगा। बट ये हैंड और फेस से क्या होता है? एक बड़ी अच्छी कहावत सुनी भी है कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते उनके भी तो उनकी भी तो कुछ लाइफ होती है। तो ये हाथों से ही क्यों डिफाइन है या ये फेस से ही क्यों डिफाइन है? आप थोड़ा कुंडली के बारे में बताइए, फिर थोड़ा हैंड रीडिंग और फेस रीडिंग के बारे में बताइए। देखिए, जैसे कुंडली है, ठीक है, ट्रांजिट चेंज होता रहता है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि शनि बदल रहे हैं, गुरु बदल रहे हैं, आपने सुना होगा कि नेक्स्ट मंथ 14 अप्रैल के बाद से जुपिटर ट्रांजिट चेंज हो रहा है। सेम एज इन पामिस्ट्री, हाथों की रेखाएं भी बदलती रहती हैं। अब जैसे आपने ये कहा कि जिनके हाथ नहीं है तो क्या उनके क्या भाग्य नहीं है ना, ये मन में आता है ऐसे विचार। देखो भाग्य, फिर वही बात हम उसी को रिपीट करेंगे कि हम डेस्टिनी लिखवा के लेके आएंगे। क्या होना है, कब होना है, क्यों होना है, ये ऑलरेडी डिस्टाइंड है। अब है या नहीं है, पर उसको उसका जो कर्म था वो उसके अनुरूप ही उसको फल मिलना है। पामिस्ट्री की जो रीडिंग है, पामिस्ट्री उतनी ही हेल्पफुल है जितनी की जो हम जैसे कुंडली रीडिंग करते हैं वैसे ही है। इसमें माउंट्स होते हैं, इसमें लाइंस हैं, जैसे हार्ट लाइन है, लाइफ लाइन है, उसको देख के जो अच्छे जो रीडर्स होते हैं वो आपको बता देते हैं। सेम एज फेस रीडिंग। फेस रीडिंग में जैसे कि जो हर शक्ल आप देखें अलग होती है, कुछ गोल होते हैं, फेस का जो है फोनिक्स होते हैं, कुछ एक फायरी, मतलब अलग अलग एक ऊर्जा भी रिफ्लेक्ट होती है फेस। तो इसी तरह से फेस रीडिंग है, जो फेस रीडर होगा, सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं हमारे यहाँ वैदिक ज्योतिष में इसको।
सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से, जैसे किसी के चेहरे पे तिल का निशान है, किस डायरेक्शन में है, आईब्रोज कितनी ऊंची है, आईज, मून अगर किसी का देखना है, चंद्रमा देखना है, तो उसकी आंखों से पता चल जाएगा किस तरीके का स्वभाव उसका है। ठीक है, सेम एज जैसे हमारा चेहरा है, जैसे कुंडली होती है ना, 12 हाउसेस होते हैं, ऐसे ही फेस रीडर के लिए एक चेहरा होता है। वो देखकर आंखों से, नाक से, चिन से, है ना, ये बता सकता है कि आपका कौन सा प्लानेट कैसा है। तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे बॉडी लैंग्वेज होती है ना, बॉडी लैंग्वेज से पहचान जाते हैं कि किस तरीके का एटीट्यूड है, सेम एज फेस रीडिंग से आपका जो एटीट्यूड ऑफ लाइफ है वो पता चल जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है मैम, तो इसको एक एक करके मतलब थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। तो मतलब अगर कुंडली को ब्रेक डाउन करना है मुझे, तो मैं जो समझ पाया हूँ आपसे वो ये समझ पाया हूँ कि जो हाउसेज और प्लैनेट्स की पोजीशन है उसके हाँ बेसिस पे एक कुंडली प्रिपेयर होती है, राइट। हाँ और वो जो कुंडली होती है उसमें उस पैदा होने के टाइम पे आपके हाउसेज और आपके प्लैनेट्स की पोजीशन की जो भी स्टेप, मतलब जो भी पोजीशन होती है, उसके बेसिस पे आप उसकी पूरी लाइफ डिफाइन कर देते हैं कि जब वो 20 साल का होगा उस टाइम पे क्या टाइम चल रहा होगा। मतलब वो कैलकुलेशन वहीं से स्टार्ट हुई, लेकिन आपने 20 साल बाद के प्लैनेट्स की पोजीशन डिटरमाइन कर ली और आपने बता दिया कि 20 साल में उसके साथ ये हो सकता है, 30 साल में ये हो सकता है, शादी का टाइम ये हो सकता है, बच्चे का टाइम ये हो सकता है। वो सारी चीजें वहीं से डिफाइन होगी। तो जो कुंडली बनी वो तो पूरी की पूरी आपकी एस्ट्रोलॉजी की जो साइंस थी उसके बेसिस पे ही पूरी बन गई, और आपने आगे की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उसकी लाइफ डिफाइन कर दी, करेक्ट। करेक्ट। ठीक है। सो कुंडली को अभी साइड कर देते हैं, अभी हैंड रीडिंग पे आते हैं। आपने बताया कि हैंड रीडिंग करने के लिए अभी पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि हैंड रीडिंग के बीच में और जो अभी तक हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब जो एस्ट्रोलॉजी के मेरी जो कुंडली देख के कोई बता पाएगा, क्या वही मेरी हैंड रीडिंग देख के बता पाएगा, या फिर हैंड रीडिंग एक बिल्कुल सेपरेट साइंस है। नहीं, हैंड राइटिंग रिलेट करती है, इसमें भी पर्वत होते हैं, सूर्य पर्वत है, गुरु पर्वत है, पर्वत होते हैं, माउंट्स होते हैं इसमें। तो वो उसकी अवस्था को जान जाता है। जैसे हमारे लिए समझना आसान होता है कि गुरु बड़ा अच्छा है, एग्जॉल्टेड है, कर्क राशि में चले गए, बहुत बढ़िया हो गए। ये जो जो जुपिटर माउंट है वो अच्छा उभरा हुआ है, अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, तो वो एक अच्छा फार्मिस्ट उसको देख के बता देगा आपके पास पैसा अच्छा रहेगा। तो ये रिलेट करता है। तो लेफ्ट और राइट हैंड का सेपरेटली वर्क करता है, मतलब लेफ्ट हैंड सेपरेट चीजें बताता है, राइट हैंड सेपरेट चीजें बताता है। थोड़ा सा अलग होता है, राइट अलग होता है, राइट आपको मिलता है, लेफ्ट एक्चुअली आपका जो कर्म है उसको रिप्रेजेंट करता है, बट फीमेल के केसेस में हम लेफ्ट को ही देखते एक हैंड वो है जो आपको डेस्टिनी से मिल रहा है, मतलब जो आपको भगवान ने दिया है, और एक हाथ आप वो बोल रहे हैं जिस जो आपके कर्म के बेसिस पे आपकी लकीरें बदलती हैं, उसके बेसिस पे आप बता रहे हैं। सो अगर आप थोड़ा सा आइडिया दे पाए, मतलब मैं अपने हाथ नहीं पढ़वाना चाहता आपसे, बट जस्ट फॉर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, मैं एक बार आपको ऐसे हाथ दिखा रहा हूँ अपना, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, आप जो बोलेंगे वो दिखा दूंगा। अगर आप ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बता पाए कि मतलब जैसे आप बता रहे थे, जैसे मैंने सुना है कि ये उठा हुआ होता है तो लोग कुछ बोलते हैं, आपके ये उठे हुए होते हैं तो लोग कुछ बोलते हैं, और ये लकीरें तो काफी फेमस ही हैं। अगर आप हल्का सा ब्रेक डाउन कर पाए कि क्या क्या चीजें हैं जो अगर किसी को हैंड रीडिंग करते हैं, किसी की हैंड रीडिंग होती है, तो क्या क्या चीजें देखी जाती हैं हाथ में से। हैं। सबसे पहले तो किसी का भी आप हाथ देख रहे हैं तो ये देखिए कि बहुत ज्यादा लाइनें ना हो, बहुत ज्यादा छोटी लाइनें छोटी नहीं है। लाइनें, बड़ी मतलब कम, जितनी कम लकीरें हैं उतना अच्छा है, ओके। है ना। ओके। दूसरा कि आपका भी जैसे कार्मिक हाथ, मतलब ठीक है, कर्म के हिसाब से आपका जो हाथ है वो बहुत अच्छा है। माउंट्स अगर आपके देखे जाए तो ये जो माउंट्स हैं, जो जो फिंगर के एंड पे बीच में जो उठा हुआ जो भाग है, ये आपके ये अच्छे नजर आ रहे हैं। हाँ, ये ओके। अच्छे हैं, आपके माउंट्स ये अच्छे जितना हैं। जितना तो उठा होता है उतना अच्छा होता है। अच्छे, हाँ, उतना अच्छा माना जाता है, बट थोड़ा सा भी हम डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा है, मोटे मोटे बातें आपको बता रहे हैं। दूसरा, जैसे आपने जी ये जी। पर्वत, ये जो आपने बोला, ये उभरा हुआ होता है, अंगूठे के नीचे का जैसे स्थान है, अंगूठे के नीचे की तरफ वाला स्थान होता है, हाँ, अच्छा ये। ये जो ओके। नीचे नीचे जैसे एंड एंड में ये वीनस, तो ये, हाँ, ये जितना उभरा हुआ होता है उतना अच्छा होता है। तो ये ओके। एक्चुअली बेसिक्स है ये, कि ओके। आपको देख के ही कोई आपको बता देगा। बाकी इतना मैं आपको बता देती हूँ, जिसकी डिटेल्स नहीं होती ना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है, जो अच्छा पामिस्ट होगा ना, वो आपसे डिटेल्स भी निकाल देगा कि आपका कौन से साल का जन्म है, आपका किस टाइम का जन्म है, ये भी वो बता देगा। ओके। और जो ये लकीरें होती हैं, तीन लकीरें मोटी मोटी दिख रही हैं मुझे, ये अगर आप एक बार बता हाँ, पाए कौन सी लकीर किस चीज की होती है। देखो, एक हार्ट लाइन है, मैं आपको बस ऐसे बता रही हूँ, एक हार्ट, एक लाइफ लाइन है जो नीचे तक आती है, एक ये लाइफ लाइन होती है।
ये हाँ, वाली? इसको हम लाइफ लाइन कहते हैं। हाँ, इसको इन जनरल ये बोला जाता है कि जितनी लंबी होती है, कई बार ब्रेक भी आपको नजर आएगा, कुछ इंस्टेंसेस होते हैं लाइफ में, कुछ ब्रेक भी नजर आता है। एक माइंड जी। लाइन होती है, एक हार्ट लाइन होती है। ओके, ये सबसे हर नीचे वाली लाइफ लाइन है बेसिकली आप बोल रहे हैं? हाँ 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 ओके, हाँ, और ये ये सेंटर माइंड वाली? लाइन है। माइंड लाइन होती है। माइंड लाइन मतलब आपकी सोचने की क्षमता कैसी है? हाँ 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 हाँ, सोचने को आपको दिखाती है। और एक आपका जो दूसरा है, एक्चुअली इसमें ना ये इन लाइन से ज्यादा, ये लाइन तो आपको हर हाथ में नजर आ जाएंगी तीनों। इन लाइन से ज्यादा जो छोटी लाइन है जो इन्हें काट रही होती हैं, आप देखें, जो छोटी इनको जी जो क्रॉस करने वाली लाइंस होती है वो मैटर करती है। जैसे हम कहते हैं ना 12 हाउस, अब ये तो 12 हाउस वाली जी बात होगी, ये कुंडली का जी आपके 12 घर हो गए ये तो। अब 12 घर में जी प्लैनेट कहाँ बैठा है, इंटरप्रिटेशन उससे आएगी। वैदिक ज्योतिष ज्योतिष में जैसे हम कहते हैं, सेम एज इसमें जो छोटी लाइंस हैं, कितने गहरी है क्या है, ये हम उससे बता पाए। ओके। आजकल मैंने देखा है कि कुछ ऐसी एप्स आ गई हैं जो आपके हाथ को, आप बोलती है अपना हाथ दिखाओ, वो स्कैन कर लेती हैं आपका हाथ और पूरी प्रिडिक्शन कर देती हैं। तो इनका कुछ रेलिवेंस है, मतलब ये कुछ डिफाइन, क्योंकि आप जैसे बता रहे हो कि कहाँ काट रहा, कहाँ कौन सी लाइन कहाँ काट रही है, उससे बहुत सारी चीजें डिटरमाइन होती हैं। पर मैंने देखा है कि ज्यादातर तो ये जो बड़ी बड़ी आपकी लाइंस होती हैं, उसी से ही वो एप्स प्रिडिक्शन कर रही होती हैं सारा का सारा, बाकी चीजें तो शायद इतना देख ही नहीं रही होती वो। ये ये एक्चुअली उसी तरह से हो जाता है, जैसे आप सॉफ्टवेयर में अपना डिटेल डालेंगे ना, किसी में भी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस डालेंगे ना, तो आपकी पूरी 50-60 साल की प्रिडिक्शन आ जाएगी। ये वैसा ही है, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट चंद्रमा 2 दिन में बदल जाता है ना। तो इसी तरह से रेखाएं भी बदलती रहती हैं, तो हम उसको बहुत फिक्स लेके नहीं चलेंगे। वो ठीक है, जिसको एक क्यूरियोसिटी है, जिसको जानना है अपने बारे में, कुछ नहीं पता, उसके लिए ठीक है वो। ठीक है। तो मैम, और तीसरी चीज आई थिंक, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट्स, और मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, बट जस्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, आपने हैंड का बता दिया जिससे मैं समझ गया कि कुछ लाइंस हैं, और आपने बताया कुछ कुछ चीजें जो उठी हुई हैं आपकी, उससे बहुत कुछ डिफाइन होता है आपका। और जितना उभरा हुआ होगा यूजुअली उतना बेहतर होगा, जैसे आपने बताया, और जितना कम कटा हुआ होगा उतना स्टेबल है शायद, जो हैंड है। अब अगर किसी को फेस के बारे में थोड़ा सा समझना है, क्योंकि फेस रीडिंग तो एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो मतलब इस विज्ञान को जानते हैं। हम खुद किसी को, मतलब मैं खुद किसी को मानता हूँ, बहुत सालों से हमारे घर आते हैं, वो फेस ही रीड करते हैं। मतलब उन्हें फोटो देते हैं, वो फोटो रीड करके, फोटो से फेस रीड करके बता देते हैं। मतलब हमारा उस साइड पे थोड़ा मानना है, क्योंकि हमने देखा है शुरू से उनको रीड करते हुए। बट अगर आप थोड़ा सा आइडिया दे पाए कि फेस रीडिंग क्या होती है और कैसे करते हैं लोग, जैसे आपने हैंड में बताया कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, फेस में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं रीड करने के लिए? इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट्स आपको मैं बताती हूँ फेस रीडिंग के लिए। सबसे पहले आपका फोरहेड देखा जाता है। ठीक है। फोरहेड जो है आपकी सन को, आपकी मोरल्स को, आपके एथिक्स को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता होता है। आईज होती हैं आपके, मुंह को कहीं ना कहीं चंद्रमा को, स्वभाव को दिखाती होती है। आंखों से बहुत कुछ जाना जा सकता है। अच्छा, अगर हम सामुद्रिक शास्त्र या फेस रीडिंग की बात करते हैं, तो जो फीमेल्स जो होते हैं, फीमेल्स के अगर लेफ्ट साइड पे कोई भी तिल या कोई निशान है, लेफ्ट साइड पे है, तो उसको थोड़ा मेहनत उसको ज्यादा करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर लिप्स के आसपास में उसके कोई तिल या कोई निशान है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो बड़ी क्रिएटिव किस्म की, जो उसकी पर्सनालिटी है, उसका जो स्वभाव है, बहुत पोलाइट या मिलनसार उसको हम कहेंगे। ये एक और दूसरा जो शेप होती है, अब जैसे कि किसी का बहुत ज्यादा गोल चेहरा है, मैं सिर्फ एक शेप को ही एक्सप्लेन करूंगी। अब जैसे बहुत ज्यादा गोल है, अब ये ना एक्चुअली जो हमारे साइन है ना, जो हमारे ज्योतिष में वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये जो इससे इनसे जुड़े हुए साइन भी होते हैं। जैसे 1-5-9 है, मेष, सिंह और धनु राशि जो होती है, फायरी साइन बोले जाते हैं। ठीक है, 4-8-12 इनको बोलते हैं वाटरी साइन। अब मैंने गोल फेस की बात करी, तो यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन, जिनका गोल फेस आपको नजर आएगा, आंखें खूबसूरत नजर आएंगी, तो उनका संबंध कहीं ना कहीं इन इनसे रिलेट करेगा। यानी कि वो वाटरी, यानी कि वो बड़े सेंसिटिव इमोशनल किस्म के इंसान होंगे। वो जल्दी आपकी बातों में आएंगे, आपको सुनेंगे, आपको समझेंगे, और आपको अपने, ऐसा उनको लगेगा कि बस आप जो कह रहे हैं वही सच है। और बहुत जल्दी धोखा भी खाते हैं ऐसे लोग। तो सेम एज जो जो फेस की शेप होती है, वो तत्व आधारित होती है, और तत्व के लिए हमें ग्रह को समझना होता है, तो वो रिलेट करते होते हैं। जैसे आपने कहा ना कि आपके कोई नोइंग, आप बिल्कुल उनसे जरूर पूछे कि ग्रहों का कितना संबंध है, क्योंकि प्लैनेट्स हम पकड़ते हैं, हम प्लैनेट्स को ही इंटरप्रेट करते हैं। हम चाहे एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, चाहे हम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, चाहे हम वास्तु कर रहे हैं,
इन सब का जो बेस आता है वो ग्रह आते हैं। ग्रह मीन्स ये जो 9 ग्रह है ना, ये बेस है, ये जड़ है। यही इनको अगर आप समझ गए तो आप बाकी सब चीजों को आसानी से समझ सकते ठीक है मैम। सो दो आपने चीजों को मेंशन किया अपने आंसर में, उन दो चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तरफ आएंगे जिनको मैं समझना चाहता हूँ आपसे। तो एक तो आपने न्यूमरोलॉजी का डिस्कशन आपने आपने बोला, न्यूमरोलॉजी के बारे में बोला। एक आपने वास्तु के बारे में बोला। तो अगर आप, ये न्यूमरोलॉजी आजकल काफी फेमस हो गई है, तो अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि न्यूमरोलॉजी क्या है और क्या आप उसको वैलिडेट करते हैं, मतलब क्या आपके हिसाब से वो सही चीज है। और अगर आप न्यूमरोलॉजी के बाद थोड़ा सा फिर वास्तु के बारे में हमें बता पाएं कि वास्तु क्या होता है। बेसिक कुछ कुछ चीजें वास्तु के बारे में भी अगर आप बता पाएं, अगर किसी को अपने घर का वास्तु देखना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उसको देखनी चाहिए। अब 1 to 9 नंबर जो है, 1 जो आया है वो आया है सूर्य। एक नंबर सूर्य का, 2 चंद्रमा का, 3 बुध का। इसी तरह से हर जो नंबर है सबको एक प्लैनेट, जैसे मैंने कहा ना, रिलेट करते हैं, ग्रहों से रिलेट करते हैं। 9 नंबर मंगल का, तो ये सब उसके नंबर के लॉर्डशिप हो गई। नंबर यानी कि एक नंबर यानी कि सूर्य। आप देखें, जैसे आपने कहा न्यूमरोलॉजी का बड़ा आजकल ट्रेंड हो गया। अब होता क्या है कि आप अगर किसी, अब अच्छा, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनको ना एक नंबर अलाउट है। अब जैसे कि जैसे हम बात करते हैं ए लेटर की, A to Z है, ठीक है। ए लेटर को एक नंबर मिला हुआ है, ठीक है। ठीक, तो अभी आप उसको देख सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा कि बी नंबर को कौन सा अक्ष, मतलब कौन सा डिजिट मिला हुआ है। बी को सपोज 5 डिजिट मिला हुआ है, ठीक है। सी को 8 डिजिट मिला हुआ है, तो इनको जोड़कर एक सम आता है। जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी 25/12 1990 25, है। मैं सिर्फ जी। मूलांक लेती हूँ आपका, 25 ठीक है। लिया मैंने, ठीक है। जी। इसको मूलांक कहते हैं। अगर आपका हम पूरा अगर जोड़ देंगे, आपका मंथ, आपका ईयर, आपका डेट ऑफ बर्थ को जोड़ेंगे तो आपका भाग्यांक बन जाता है। अब न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि आपका मूलांक और भाग्यांक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो डेट, आपने जो अपने डिजिट बताए, इसे इनको हम सम कर लेते हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं, 7 हो जाता है। तो जैसे आपने बताया, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 है, तो 2 + 5 करके 7 हो गया बेसिकली। हाँ तो 7 हाँ। मेरा कौन सा अंक हुआ, मूल्यांक हुआ? नहीं, 7 मूलांक हुआ, और 7 जो मूलांक हुआ। नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो केतु करता है। ओके। ग्रह आ गया, वहां यानी कि से आपने आपका ग्रह जो निकाल लॉर्ड दिया। हुआ मूलांक का, वो केतु हुआ। ठीक है। और यही अगर अगर आप वैदिक साइंस से भी, मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजी से भी कैलकुलेट कर रहे हो तो सेम सेम चीज निकलेगी वहां से भी, या ऐसा जरूरी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वैदिक में तो वो कुंडली बनी है ना, उसमें तो मैं ये जी। देखूंगी कि आपका मूलांक में लॉर्ड जैसे केतु आया, तो वो केतु आपकी कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है। तो आपने जैसे मुझे बताया 2 + 5 करके 7 आ गया। अब अगर मैं अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ देखूं, विच इज 25121990 ऐड कर 1990, लीजिए सबको, तो ये हो सबको गया जोड़ना 7 + पड़ेगा। 1 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 9, ऐसे ही जोड़ना है ना, पूरा जोड़ना है। हाँ हाँ 11 हाँ, + पूरा जोड़ना। 9 20, 20 + 9 29 हो गया। तो 2 + 9 फिर से जोड़ दूं 29 में? हाँ हाँ ठीक है, वो 11 आ गया। अब 11 में 1 + 1 फिर से जोड़ दूं तो वो 2 हाँ आ गया मेरा फाइनली। हाँ। तो यानी कि 2 नंबर चंद्रमा का है, तो आपका भाग्यांक 2 नंबर आया, आपका मूलांक 7 नंबर आया, यानी कि केतु और चंद्रमा। यानी कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें बड़ी अनसर्टेन होती हैं, अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेन होती हैं, और कभी कभी आपके जो डिसीजन मेकिंग जो हो जाते हैं वो आपको नुकसान भी पहुंचाते होंगे। सडन गेन सडन लॉसेस का भी है, बट बाकी आपके चार्ट से वो एक्सप्लेन अच्छे से किया जा सकता है। ओके। तो आप ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले अगर अब न्यूमरोलॉजी किसी को समझनी है, तो एक उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उसका जो पूरा डेट प्लस मंथ प्लस ईयर आता है, वो दो चीजें वो निकाल ले। वो निकालने के बाद वो ये निकाल ले कि अगर मैं इनको, इनका ग्रह कौन से आते हैं, बेसिकली उनसे ग्रह निकलते हैं। जैसे आपने मेरा निकाला केतु और आपने मेरा चंद्रमा निकाला, और अब केतु और चंद्रमा के बेसिस पे मेरी आगे की प्रिडिक्शन होगी। उसको उसको भी देखा जाएगा, क्योंकि 2 नंबर आपने जो बताया ना लास्ट में, जैसे 25 है आपका, 25 में भी हम उसको 2 को अलग देखेंगे, 5 को अलग देखेंगे। 5 इज फॉर मर्करी, ठीक है। मतलब इसको ये थोड़ा सा डिटेल, मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, इसको हम डिटेल में आगे देखते जाते हैं, और वैसे इंटरप्रिटेशंस होती हैं। मतलब वो जो प्लैनेट्स हो गए ना, वो की प्लैनेट्स हो गए आपके लिए। ओके। तो मैंने सुना है कई लोग कहते हैं मेरा लकी नंबर 2 है, मेरा लकी नंबर 5 है। तो क्या लकी नंबर यहीं से निकलता है, इसी इसी हाँ साइंस यही, से निकलता है? हाँ यही 2 नंबर हुआ ना आपका।
अच्छा, तो 2 आपका लकी नंबर है, तो मतलब मुझे अगर कहीं पे कोई नंबर चूज करना है तो मैं 2 चूज करूं, या फिर ऐसा नंबर चूज करूं जिसका सम मिला के 2 होता हो, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा हाँ ऐसा।